जय हिंद साथियों, खेल साहित्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है मनोरंजन, जो बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, जिसमें पेपर का नाम है रिक्रिएशन एंड कैंपिंग। तो हम सबसे पहले मनोरंजन का अर्थ समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनोरंजन अंग्रेजी शब्द के रिक्रिएशन शब्द से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्दों का योग है, री और क्रिएशन। और री से तात्पर्य होता है पुनः, और क्रिएशन से तात्पर्य होता है निर्माण करना। अर्थात मनुष्य के अंदर कार्य को करते करते अगर शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तो पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए रिक्रिएशन या मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरह से अगर हम शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी के शब्द के अनुसार अगर देखेंगे तो मनोरंजन दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका दोनों शब्द है मनः और रंजन। मनः का मतलब तात्पर्य है मन से, और रंजन का तात्पर्य है आनंदित होना। अर्थात शिथिल पड़ गई कार्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बालक के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं, वो समस्त क्रियाएं मनोरंजन के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। लगातार कार्य करते रहने से वह थक जाता है, और वह थकावट को दूर करने के लिए ऐसी क्रिया चलाता है जो उसकी थकावट को दूर कर एक नई कार्यशक्ति भर दे। यही क्रिया मनोरंजन कहलाती है। तो इस प्रकार हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों शाब्दिक अर्थों में मनोरंजन के मतलब को समझ गए हैं कि पुनः कार्य करने की शक्ति को प्रदान करने के लिए जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं, वह समस्त क्रियाएं मनोरंजन के अंतर्गत आती हैं। अब आगे हम देखेंगे मनोरंजन की परिभाषा। तो मनोरंजन की परिभाषा में हटचिल्सन के अनुसार है कि मनोरंजन अवकाश के समय की ऐसी क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य होता है और जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ ऐसे खेल होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस क्रियाओं में व्यक्ति स्वेच्छता से भाग लेता है और स्वेच्छा से भाग लेने के बाद में उसे तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है, उसे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। हटचिल्सन के अनुसार मनोरंजन की परिभाषा है। आगे साल्सन के अनुसार है कि मनोरंजन गति नहीं बल्कि यह एक संवेग है, यह एक व्यक्ति अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। अब आगे है डॉक्टर एडगिन के अनुसार है मनोरंजन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, जो क्रिया है करना, बनाना, प्राप्त करना, सीखना। तो करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना से तात्पर्य है कि कुछ नया करना, कुछ बनाने का प्रयत्न करना, कुछ प्राप्त करना और कुछ नई चीज़ों को सीखना। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि मनोरंजन क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से भाग लेता है, उसमें किसी का दबाव नहीं होता, उसमें भाग लेने के लिए व्यक्ति किसी बाह्य पदार्थ या पारितोषिक से प्रेरित नहीं होता, और जिसमें भाग लेने से मनुष्य को स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम आगे देखेंगे मनोरंजन के उद्देश्य। तो सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, इस तरह से मनोरंजन के भी कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष उद्देश्य है। इसके दो उद्देश्य हैं, प्रथम आनंद और संतुष्टि पाना। जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है, जो सामने तुरंत दिखाई देता है, उसमें आनंद प्राप्त करना और संतुष्टि प्राप्त करना है। द्वितीय जो है श्रम की थकान से मुक्ति पाकर पुनः श्रम की शक्ति प्राप्त करना है। तो प्रत्यक्ष उद्देश्य में आनंद की प्राप्ति करना, संतुष्टि प्राप्त करना, और जो दूसरा इसमें है वह श्रम के थकान को से मुक्ति पा करके पुनः श्रम की शक्ति प्राप्त करना। इसी उद्देश्य के कारण मनोरंजन का विशिष्ट स्थान है। इन उद्देश्यों की अनुपस्थिति में किन्हीं और उद्देश्यों की परिकल्पना करना मनोरंजन के निस्सार बना देना है, अर्थात बिना अर्थ का बना देना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मनोरंजन का उद्देश्य है पहला कि आनंद की प्राप्ति करना या संतुष्टि प्राप्त करना, दूसरा उसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष उद्देश्य में कि पुनः कार्य करने की शक्ति को प्राप्त करना, और अप्रत्यक्ष उद्देश्य है
तो ये तो रहा प्रत्यक्ष उद्देश्य। और अप्रत्यक्ष उद्देश्य में है कि मनोरंजन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों से नवीनता, उपयोगिता तथा सक्रियता आ जाती है। इन सभी गुणों के आते ही मनोरंजन के बहुआयामी उद्देश्य फलित होने लगते हैं। अर्थात मनोरंजन के बहुआयामी उद्देश्य हैं। हम किसी दो ही उद्देश्य पर निश्चित नहीं रहते हैं कि हाँ आनंद की प्राप्ति करना हो या संतुष्टि प्राप्त करना हो, पहला, और दूसरा या कह सकते हैं कि श्रम के थकान को दूर करके पुनः ऊर्जा प्राप्त करना। इसके अलावा भी मनोरंजन के बहुआयामी उद्देश्य हैं जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य में आते हैं। मनोरंजन क्रियाओं से नवीनता, उपयोगिता, सक्रियता बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के बहुआयामी उद्देश्य फलित होने लगते हैं। इन उद्देश्यों को निम्न भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्न भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। जिसमें पहला है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो व्यक्तित्व निर्माण में सहायक जो व्यक्ति के अंदर निहित तत्व हैं, उन तत्वों को निर्माण करने में मनोरंजन सहायक होता है। क्योंकि बालक जब भी समाज में, लोगों के बीच में या अपने लोगों के बीच में जब मनोरंजन की क्रियाओं को करता रहता है तो एक व्यक्ति के अंदर जो निश्चित तत्व होने चाहिए, उन व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है मनोरंजन। अब निश्चित तत्व का तात्पर्य है कि समाज में कैसे रहना है, क्या बोलना है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इन समस्त पहलुओं पे मनोरंजन की क्रियाओं में भाग लेकर के बालक ध्यान दे सकता है। आगे है नई रुचियों का जनक। जब भी मनोरंजन क्रियाओं में बालक सम्मिलित होता है तो उसके अंदर तरह तरह की रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। उन रुचियों के अनुसार वह एक कुछ नया करने की सोच रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नई रुचियों का जनक है। फिर है अवकाश के समय का सही सदुपयोग। जब भी अवकाश मिलता है बालक को या व्यक्ति को अपने कार्यों से या बालक को अपने पढ़ाई से, तो वह समय निकाल कर, जो समय बचता है उस समय का वह सदुपयोग करता है। तो इस समय के सदुपयोग करने के साथ साथ उसे कुछ न कुछ मनोरंजन के माध्यम से प्राप्त होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो प्राप्त होता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अपने अवकाश के समय का सही उपयोग कर रहा है। आगे उपभोग शक्ति का विवर्धन। उपभोग शक्ति का विवर्धन मतलब जो उसके अंदर उपभोग शक्तियाँ होती हैं, उन उपभोग शक्तियों को बढ़ाने का कार्य करता है। बालक के अंदर शक्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो शिथिल पड़ जाती हैं। उन शक्तियों का उपयोग करके वह विवर्धन करता है, उसको बढ़ाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग। तमाम ऐसे मनोरंजन क्रियाएँ होती हैं, मनोरंजन के इक्विपमेंट्स होते हैं जो व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर खेल का ही हम लेते हैं तो खेल आज व्यावसायिक भी बन गया है। जो अच्छे ओहदे पे खिलाड़ी जाकर खेलते हैं और उससे धन अर्जन करते हैं, या खेल से संबंधित तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिस कार्यक्रम में वह सम्मिलित हो सकता है और उसको व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर सकता है। आगे शिक्षण के साधन उपलब्ध कराना। खेल खेल में शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण के साधन उपलब्ध कराता है मनोरंजन। और मनोरंजन के माध्यम से तमाम ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं जो शिक्षण के कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आगे सामाजिक व भ्रातृत्व भावना का विकास। व्यक्ति समाज में ही मनोरंजन करेगा, समाज के बीच में रह करके, लोगों के बीच में रह करके। तो जब समाज के साथ वो अगर मनोरंजन क्रियाओं करता है तो उनके अंदर भ्रातृत्व की भावना बढ़ी रहती है, भाईचारे की भावना बनी रहती है, या भाईचारे की भावना उनके अंदर जागृत होती है और एक दूसरे को निकट से समझने का उन्हें भरपूर मौका मिलता है। आगे नेतृत्व, अनुशासन और चरित्र निर्माण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेतृत्व करने का एक उसे माध्यम मिलता है। अनुशासन में रह करके वह समस्त क्रियाओं को करने का विचार बनाता है और करता भी है। तो इस तरह से नेतृत्व और अनुशासन, चरित्र निर्माण आदि में मनोरंजन विशेष सहायक हो जाता है किसी भी बालक के या किसी भी व्यक्ति के जो मनोरंजन की क्रियाओं में सम्मिलित होता रहता है। अब आगे हम देख लेंगे छोटा सा और है मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन में तमाम ऐसे मनोरंजन के साधन हैं। रेडियो है, नाटक है, नौटंकी है, संगीत है, नृत्य है, टेलीविज़न है, चलचित्र है, क्रीड़ा है। तो ये सब मनोरंजन के साधन हैं। इन साधनों में सम्मिलित होकर के आदमी स्वयं मनोरंजन भी कर सकता है, लोगों के लिए मनोरंजन दे सकता है।